NCERT 13.2 हमारे पास काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर ना हमारे पास दो ही फॉर्मूलाज हैं जो आपको निकालने होंगे। कौन कौन से, ध्यान सुनना। एक तो हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। हम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं। मतलब क्या है इंडिपेंडेंट का? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? एक बात सुनो, हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी, एक चीज़ पढ़ी थी, क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या देखा था हमने कि अगर मेरे पास ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कब? वो सिर्फ तभी निकलेगी जब मेरे पास बी इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका होगा। हम अभी तक ये निकालते आए थे 13.1 में। इसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी होता था। अच्छा, एक काम करूँ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इधर, तो क्या निकल के आएगा देखते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना मेरे पास? पी बी इंटू में पी ए बाई बी। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान से। अब मैं बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी की। मतलब क्या है कि ए इवेंट जब हो रहा है ना तो बी इवेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और जब बी इवेंट हो रहा है ना तो ए इवेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब आपस में दोनों एक दूसरे इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट। मतलब समझो, मैंने बोला कि पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट तो हो गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट भी होगा। लेकिन अभी इसमें देखो, जब ए इवेंट हो रहा था तो बी इवेंट पे फर्क पड़ रहा था। बी इवेंट हो चुका होगा तभी तो ए इवेंट होगा इसके अकॉर्डिंग। ये इवेंट तभी होगा जब ये इवेंट हो चुका होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन अब ये इवेंट हुआ हो या ना हुआ, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मीन्स ये अकेला अपने आप में हो जाएगा। सिर्फ यही इंडिपेंडेंट इवेंट कह रहा है। क्या? कि अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ए इवेंट सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब मेरे पास बी इवेंट हो चुका होगा। लेकिन अब बी इवेंट हुआ हो या ना हुआ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ए इवेंट अपना अलग होगा और बी इवेंट अपना अलग हो जाएगा। तो इट मीन्स व्हाट? हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी बी इंटू में पी ए। ठीक है, आपके पास जो भी दो वैल्यूज होंगी। अब सपोज करो मेरे पास पी इंटरसेक्शन ई और एफ हो गया, तो क्या मैं कह दूं कि पी ई इंटू में पी एफ हो जाएगा? समझ पा रहे हो मेरी बात? तो हमारे पास पी इंटू पी एफ बन जाएगा। ठीक है, आपके पास समझ में आ गई चीज़ कि इंडिपेंडेंट इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, मीन्स इसका आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे? चेक करो। एक या दो नंबर में क्वेश्चन आएंगे। कैसे? कि चेक करो, एक क्वेश्चन दे देगा कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर सबको वैल्यूज पुट करेंगे, अगर इक्वल आ गई तो इंडिपेंडेंट हैं, वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। अगर नहीं है तो हम कर देंगे। अच्छा, एक बात हमारे पास और आती है, मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल भी कुछ नहीं कहेगा, वो सिर्फ ये कहेगा कि आपके पास अगर पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला था ना, ये यूज़ करना। देखो 3 फॉर्मूले लिखे मैंने लगातार सीक्वेंस में। ये जो पहला फॉर्मूला है मेरे पास, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है जो हमने एक्सरसाइज 1 में कंप्लीट सीखा था। सेकंड टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन रूल। आपके पास ये निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी, तो पी बी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। ये मेरे पास एक फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। और थर्ड हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटू में पी ए। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन में बोला गया है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इस चलो देखो यही बोला गया, बोला पी ए इज इक्वल टू 3/5। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट है ना, वो मेरे पास 3/5 है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट है ना, उसके होने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास लेट्स से 1/5 है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें तो चलो सिंपल सी बात पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए। कब? जब ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो क्या मैं कह दूं कि पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, और साथ साथ इवेंट जो बी हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। अरे हाँ है ना? मतलब क्या आपके पास ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? पी ए इंटू में पी बी। सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट पुट कर दो, 3/5 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट पुट कर दो। आपके पास इसमें सिर्फ यही निकालना था कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसके लिए कितनी आ जाएगी मेरे पास? 3/25 आ जाएगी। ये सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। इसकी बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा देंगे अपना। चलो अभी क्वेश्चन बोल रहा है क्या? चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बोले 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। हमें 2 कार्ड्स निकालने, कितने में से? 52 में से। ऑब्वियस सी बात है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 विदाउट रिप्लेसमेंट। ये चीज़ ध्यान की चीज़ रखनी है। बोल रहे 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकालने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 2 पत्ते निकाल रहे हैं हम, 52 कार्ड्स में से जो 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं हम, वो दोनों के दोनों मेरे पास क्या होने चाहिए? ब्लैक होने चाहिए। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी क्वेश्चन में आए ना, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, थोड़ा फोकस करना इसके ऊपर। मतलब क्या है? अगर सोचो जरा, मेरे पास ये 52 कार्ड्स हैं,
ये मेरे पास 52 कार्ड हैं, मैंने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब क्या चीज़ का कि मैंने इसमें से कार्ड निकाला और मैंने इसको रिप्लेस नहीं किया। मतलब कार्ड सपोज मैंने यहाँ पे दोबारा समझो, सपोज करो मेरे पास ये 52 कार्ड्स हैं, मैंने एक कार्ड निकाला किंग का, सपोज किंग का निकला और वो भी ब्लैक वाला निकला, सपोज ये वाला, सपोज करो मेरे पास किंग का ये वाला निकला, क्लब निकला। तो आपने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स रिप्लेस नहीं करना, आपने किंग वाले कार्ड को निकाला और अपने पास रख लिया। अब कितने कार्ड बचे मेरे पास? 51 बचे, 51 बचे ना मेरे पास, तो 51 में से अब दूसरा कार्ड निकालना है। अब समझ पा रहे हो? ब्लैक भी तो कार्ड था पहले। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, एक कार्ड निकाला, तो सपोज करो किंग मुझे निकालना है, स्पेड का निकालना है, लेट्स से ब्लैक। अभी मैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग ले लेता हूँ ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ ना। बहुत कार्ड सर ब्लैक। एक बात बताओ, टोटल कार्ड कितने होते हैं इसमें? ब्लैक 26 और 26 लाल। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक कार्ड निकाल रहा हूँ 26 में से, तो 26 में निकलेगा ना ब्लैक वाला, तो इसके पहले वाले ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास? 26/52, 1/2। अब दूसरे वाला कार्ड निकालूंगा तो एक इस वाले कार्ड को तो निकाल के मैं साइड में अपने पास रख लिया। अब दूसरा वाला, इसमें कितने बचे मेरे पास ब्लैक? 25 बचे ना, तो 52 कहाँ बचे? एक कार्ड तो निकल चुके हैं ना, तो 25/51 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे हाँ ना, 25/51 हो जाए भाई। एक कार्ड निकाल के रख दिया बाहर, तो पहले 52 थे, अभी 51 बचे, अब पहले 26 थे, 25 बचे। अरे हाँ ना, तो ये सिंपल सी बात थी। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होगा? देखो, हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी ब्लैक कार्ड, तो लिखेंगे कैसे? दो तरीके से कर सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख लो आप लोग, ये प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएगा। कैसे? हमें 2 कार्ड निकालने हैं 26 में से, और ये कॉम्बिनेशन तभी लगेगा अब जब हमारे पास रिपीटेशन अलाउ ना हो। तो हमने क्या बोल रहा हूँ कि 26 में से 2 कार्ड निकाल देंगे, अपॉन में सब कुछ, व्हाट इज द टोटल पॉसिबल? 52 में से 2 कार्ड निकाल दो, 52 में से 2 कार्ड निकाल दो, हो गया मेरे पास, खत्म, आंसर हो गया। सोल्व कैसे करेंगे इसको? देखो सोल्व करने का तरीका भी है, 2 बार लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 26 और 25, और 52 को 2 टाइम्स तक खोलेंगे हम, 52 और 51। देखो बात वही पड़ी है हमारे पास, चेक करो ये बात पड़ी नहीं पड़ी? 26/52 और 25/51। अरे हाँ है ना, क्या कह रहा है? बोल रहा है ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाई एग्जामाइनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस। हमारे पास एक डब्बा है और उसके अंदर हमारे पास संतरे रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? ऑरेंजेस। अब सुनो मेरी बात, थर्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं कि रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रोन विदाउट रिप्लेसमेंट। जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट आए ना, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया करो, विदाउट, ऐसे लिखा करो, विदाउट रिप्लेसमेंट, बस पूरा नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। मतलब हमने जो चीज़ निकाल ली ना, उसको हम वापस नहीं डालने वाले, उसको रखो, ठीक है। फिर बोल रहे हैं इफ़ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड। अब बोल रहे 3 ऑरेंजेस निकाले हैं और 3 ऑरेंजेस मेरे पास गुड हैं, अच्छे हैं। द बॉक्स इज़ अप्रूव्ड फॉर सेल। सुनो मेरी बात, इसमें कुछ संतरे हैं, कुछ ऑरेंजेस हैं, इसमें से हम 3 ऑरेंज निकालेंगे। अगर जो 3 ऑरेंज निकाले वो तीनों के तीनों अगर अच्छे निकले तो ये डब्बा बिक जाएगा। मैं सपोज करो मैं एक दुकानदार हूँ और तुम लोग ग्राहक हो, तुमने अब पूरे डब्बे में तो सारे संतरे चेक करोगे नहीं, तो सपोज कितने संतरे रखे हुए हैं, तुम लोग क्या करोगे? दीपेंद्र आता है वो 3 संतरे उठाता है, अगर 3 संतरे उठाए देखे अच्छे निकले तो डब्बा खरीद लेगा तू। अरे हाँ है ना, तो वही बात कह रहा है कि 3 संतरे आएगा, वो देखेगा, उठाएगा, चेक करेगा, अच्छे लगे तो उठा बिक जाएगा मेरा डब्बा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड। अगर 3 में से तेरा 2 संतरे अच्छे निकले, 1 बेकार निकला, या फिर 1 अच्छा निकला 2 बेकार निकले, या तीनों बेकार, बाकी कुछ भी निकला, तो तू खरीदेगा नहीं डब्बे को, मतलब रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस। मतलब बॉक्स में मेरे पास कितने संतरे हैं? 15 ऑरेंजेस हैं। फिर बोल रहे हैं आउट ऑफ विच 12 आर गुड। अब बोल रहे हैं इसमें से 12 अच्छे संतरे हैं और 3 हमारे पास बेकार संतरे हो गए। तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि डब्बा बिक जाए? डब्बा कब बिकेगा? जब आप 12 में से उठाओगे 3। हमारे पास टोटल कितने अच्छे संतरे हैं? 12 है ना, तो 12 में से अगर 3 संतरे उठाओगे तभी तो अच्छा, तभी तो बिकेगा। 12 के अंदर से 3 उठाओ, हाँ, मतलब 12 में से 3 उठाओगे संतरा तभी तो बिकेगा। अपॉन में टोटल क्या है मेरे पास? टोटल 15 ही है, उठाने तो 15 में से पढ़ेंगे 3, तो 15 C3। सो कैसे करेंगे? 12 को 3 बार 3 टर्म्स तक खोलो, 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10, और 3 का फैक्टोरियल कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 15 को मैंने 3 फैक्टोरियल खोल दिया ना, 3 फैक्टोरियल हो, तो वही 12 का फैक्टोरियल इनटू 10 का, वो तो ठेठ था। अरे तो मैंने तेरे को बताया नहीं था कि फॉर्मूला, NCR का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैंने बोला 12 C3, मतलब क्या चीज़ का? सुन, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और 12 में से 3 गया तो 9 फैक्टोरियल। समझ पा रहे मेरे बात? इसको खोलो जरा, 12 गुना में 11 गुना में 10 गुना में 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वोट 3 फैक्टोरियल इंटू में 9 फैक्टोरियल।
ये कट गया मेरे पास, इसको सोल्व करने का तरीका यही होगा। इसलिए शॉर्टली हमने याद किया हुआ है क्या, जब भी कॉम्बिनेशन लगाएंगे हम सिर्फ एस सोल्व करेंगे, जितना लिखा हुआ है उतने टर्म्स तो खोल दो और नीचे उसका फैक्टोरियल कर दो। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि देखो 3 बार है ना मेरे पास, ये 3 लिखा हुआ है तो 3 बार तो खोलना है, ठीक है दीपेंद्र? तो 3 बार तो खोला और 3 फैक्टोरियल 9 से निकट गया था मेरे पास। इट मीन्स वो 12 इंटू 11 इंटू 10 और ये 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे इसका बताओ क्या होगा मुझे, 15 इंटू 14 इंटू में 13, नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ये तो पूरा का पूरा कट ही जाएगा मेरे पास। अब इधर जो बचा वो काट लेना, ये बचा और ये बचा 15 गुना में 14 गुना में 13, जरा काटो जरा। 5 3 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, तो बस और कटेगा नहीं। क्या बचा 11 और कुछ बट कट रहा है क्या मेरे पास? हाँ कट रहा है। 3 1 जा, 3 4 जा, तो 11 4 जा 44 बचा और 13 7 जा 91 बचा। ये आंसर, मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास जो ऑरेंज निकलेगा ना वो आपके पास अच्छे ही निकलेंगे संतरे। बाकी इसके अलावा जो बची प्रोबेबिलिटी मेरे पास, वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ख़राब भी निकल सकते हैं संतरे मेरे पास। समझ पा रहे हो मेरी बात अब? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्वेश्चन ठीक ठाक इसलिए मैं करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलो बोल रहे क्या, ए फेयर कोइन एंड अनबायस्ड। मैंने कल भी बताया था आपको अनबायस्ड डाई क्या होती है मेरे पास। व्हाट डू यू मीन बाई अनबायस्ड डाई? मतलब आपके पास अपक्षपाती, मतलब कि डाई में कोई हेर फेर नहीं है, बिल्कुल सिंपल डाई है। 1 2 3 4 5 6 मिलते हैं डाई के अंदर और हमें 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं। अरे हाँ है ना, सिंपल डाई है। क्या बोल रहे हैं, ए फेयर कोइन एंड अनबायस्ड डाई। एक मेरे पास फेयर कोइन है और एक मेरे पास अनबायस्ड डाई है। फिर क्या बोल रहे हैं, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कोइन। बोल रहा है ए मेरे पास जो इवेंट है ना वो बोल रहे हैं क्या कि हेड अपीयर्स ऑन द कोइन, ठीक है। बी क्या बोल रहे हैं, बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। बोल रहा है बी इवेंट बोल रहा है कि 3 डाई पे आना चाहिए, ठीक है 3 ऑन द डाई। चेक वेदर 3 ऑन द डाई, बोल रहे चेक करना है कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट कब होगा मेरे पास, इंडिपेंडेंट इवेंट मेरे पास तब होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट मेरे पास कब होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू में पी बी। मतलब जब ए इवेंट हो रहा हो तो बी पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए और बी इवेंट हो रहा हो तो बी ए पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या मैं कह दूँ ये मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। हम ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अगर वैल्यूज इक्वल आ गई पुट करने के बाद तो इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज नहीं है। चलो चेक करते हैं। तो फेयर कोइन देखो, आपने फेयर कोइन और अनबायस्ड डाई उछाला तो आपके पास कौन कौन से केसेस बनेंगे मेरे पास। तो सैंपल स्पेस लिखो आप, क्या बोलेगा, फेयर कोइन एंड अनबायस्ड डाई आर टोज्ड। फेयर कोइन मतलब हेड या टेल और अनबायस्ड डाई मतलब 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या हो गया मेरे पास, अगर आपने डाई उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हो सकता है कि जब आपने हेड अब आपने कोइन उछाला और आपने डाई उछाली तो हेड के साथ 1 आ गया हो, हेड से 2 आ गया हो, 3 आ गया हो। इट मीन्स वोट हेड के साथ 1 भी तो आ सकता है, 2 भी तो आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इट मीन्स आपके पास ये चीज़ कितने केस बन जाएंगे मेरे पास, 12। 6 केस बन जाएंगे मेरे पास ये वाले और 6 केस बन जाएंगे मेरे पास कौन से वाले, टेल वाले। अरे हाँ है ना, बिल्कुल। सर तो इसमें इंडिपेंडेंट दे रखा है, नहीं पूछा हुआ है इसके कि चेक वेदर इंडिपेंडेंट इवेंट आर नोट, पूछा गया है। मतलब हमें ये पी ए निकालना पड़ेगा, पी भी निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। अभी समझो मेरी बात का मतलब। तो आपके पास इवेंट ए में क्या बोला था, इवेंट ए में बोला था आपके पास क्या कि आपके पास हेड अपीयर्स ऑन द कोइन। देखो आपके पास हेड आना चाहिए। जरा बताओ कि आपके पास हेड कितने इवेंट्स के अंदर आ रहा है। क्या मैं कह दूँ ऊपर वाले इवेंट्स में हेड आ रहा है मेरे पास केवल, यस और नो। यस, हेड 1 आ रहा है, हेड 2 आ रहा है, हेड 3 से लेकर हेड 6 तक आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी। 36 बाई 6। 6 बाई हैं? 36। हाँ 6 बाई 36। 6 बाई 12। 6 बाई 12। आप वैसे देख रहे हो कि वैसे हमारे पास सारे इक्वल लाइकली आउटकम केस हो क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। लेकिन मैंने कल भी बताया था क्या कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है 1/2 और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो 1/2 इसकी और 1/6 इसकी, तो क्या मैं कह दूँ 1/12 होगी इसकी। यस सर। तो 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 इन सब की 6/12 नहीं हो गई क्या। यस सर। यस 6/12 हो गई। इट मीन्स व्हाट, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या हो गई 1/2 हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो जरा। बी इवेंट क्या बोल रहा है मेरे पास, बोल रहा है डाई में मेरे पास 3 आना चाहिए, 3 ऑन द डाई। तो 3 ऑन द डाई आना चाहिए। जरा देखो किस किस में मेरे पास 3 मिल रहा है, चेक करो। S3 मिल रहा है
और T3 मिल रहा है, और कहीं मिल रहा है क्या? नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास? 1/2 इसकी, 1/6 इसकी, और 1/12 इसकी, 1/12, 1/12, 2/12, और 2/12 का मतलब क्या है मेरे पास? 1/6। अच्छा, A इंटरसेक्शन B की जरूरत और पड़ेगी मुझे, तो A इंटरसेक्शन B निकालो जरा। जैसे पिछले एक्सरसाइज में निकालते थे वैसे। हाँ, तो हेड 3 यहाँ पर भी और हेड 3 यहाँ पर भी, यस और नो? 1/, अरे हाँ या ना? yes sir। हेड 3 देखो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आएगा ना हेड 3, तो एक मेरे पास कॉमन आ रहा है। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास आने की? 1/2 इसकी, 1/6 इसकी, क्या मैं कह दूँ 1/12। अब जरा वैल्यू डालो और देखो क्या इक्वल आ रही है क्या। इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ रही है मेरे पास? 1/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट कितनी आ रही है मेरे पास? 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ रही है मेरे पास? 1/6। क्या मैं कह दूं कि यस दीज आर इक्वल? अरे हाँ या ना? अगर ये इक्वल आ गई, इट मीन्स व्हाट? मेरे पास ये दोनों इवेंट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट, हमें दो चीज़ चेक करनी होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। मैंने आपको कल भी बताया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होंगे? वो इवेंट होंगे जब हमारे पास ए में और बी में कुछ भी कॉमन ना आए ना, कुछ भी कॉमन ना आए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों आपस में एक्सक्लूड कर रखे हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमारे पास उसको बोलते हैं म्यूचुअली, जो सेट्स में पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट्स, वही हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बात बोल रहा है। बोल रहा है कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, 0 होगी। सिंपल सी बात है। कुछ कॉमन आएगा क्या इन दोनों में? नहीं, तो 0 अपॉन समथिंग 0 तो आएगा। अब क्वेश्चन पढ़ो 7th, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/2 है, ठीक है, मान ली हमने इसकी बात। फिर बोल रहा है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 3/5 है, और बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास P है। बोल रहे क्या कि आप मुझे P की वैल्यू निकाल दो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो आपके पास देखो A दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है, P भी निकालना है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, याद करो वो फॉर्मूला जब सेट्स में आपने, यस सर, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास होता था क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इट मीन्स व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास 0 हो गया ना, क्योंकि ये तो हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास? ये बचा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3/5 ए यूनियन बी की। इक्वल टू 1/2 प्लस P। P, तो क्या मैं कह दूँ P निकल जाएगा। तो 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू में P, यहाँ पे 10, 5 2 जा 6, 3 2 5 जा, तो क्या मैं कह दूँ 1/10 आंसर आ गया। यस सर, 0.1। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि अगर यही क्वेश्चन है, यही वैल्यूज़ हैं, और बोल रहा है आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा तो हमें एक चीज़ पता है कि P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास P A इंटू में P भी होता है। अरे हाँ है ना? लेकिन उसके लिए मुझे P A तो पता है 1/2 है, और P भी मुझे निकालना है। मुझे क्या निकालना पड़ेगा? A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B कहाँ, कहीं और से नहीं, यहीं से निकलेगा, तो निकाल देते हैं। तो फिर देखो कैसे करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, कर दो, आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यस और नो? और हमें पता है इस चीज़ का कि हमें तो P की वैल्यू निकालने मतलब है। अब कैसे निकाले? अब इसमें क्या मैं कह दूँ कि P A इंटरसेक्शन B कुछ और नहीं, वो P A इंटू P B की इक्वल है, तो P A प्लस में P B माइनस में इसकी जगह ये रख दो P A इंटू में P B। इधर क्या है मेरे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, यस और नो? यस। A यूनियन B की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3/5, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? 1/2, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? P, और इसकी वैल्यू P A इंटू P B, P A की वैल्यू 1/2 और P B की वैल्यू मेरे पास P। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3/5 पहले 1/2 को इधर ले आओ, तो 3/5 में से 1/2 जाएगा तो हमारे पास 1/10 बचा था, तो इधर तो बच गया 1/10 इज इक्वल टू P। देखो ये P है और ये माइनस हाफ P, तो P में से हाफ P गया तो हाफ P, P कॉमन निकाला, एक में से आधा गया तो आधा, तो क्या मैं कह दूँ कि P/2 बच गया, और ये 2 पर गया तो P इज इक्वल टू 1/5 बच गया। मतलब अगर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो क्या वैल्यू बच जाएगी मेरे पास? 1/5, और अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हुआ तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 1/10, यस और नो? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सब कुछ निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 9th में, हाँ 9th में एक चीज़ देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो अब
मिटा दूँ ना इसको तो मैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बोल रहा है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू बोल रहा है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल रहा है मेरे पास 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है मेरे पास 1/8। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया वो देखो। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड नोट बी एंड नोट बी, मतलब ना तो आपके पास इवेंट ए होना चाहिए और ना ही मेरे पास इवेंट बी होना चाहिए। मतलब ये तो हुआ ना इवेंट ए होना चाहिए और ना इवेंट बी। इसका मतलब क्या हो पहले समझते हैं। चलो सपोज करो मेरे पास एक सेट वाला डायग्राम है, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। ना मेरे पास ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए, तो इट मीन्स ना इधर ना इधर और ना इधर। तो क्या मैं कह दूं जो डायग्राम बनेगा तो ऐसा बनेगा डायग्राम मेरे पास। अरे हाँ है ना। तो हमारे पास पी नोट एंड नोट बी। अच्छा इसका मतलब क्या है मेरे पास, इसको मैं और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आपके पास ये हमारे पास कुछ और नहीं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, नोट ए एंड इंटरसेक्शन नोट बी बी डैश। आपको याद करो डी मॉर्गन्स लॉ आपने पढ़ा होगा एक क्लास 11th में सेट्स के अंदर, और नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ आपको कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कुछ और नहीं, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। कैसे? ये वाला पोर्शन कौन सा मेरे पास जो खाली हुआ है, ए यूनियन बी है ना, ये ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का उल्टा कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है ना। उल्टा मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा, समझ पा रहे हो ना मेरी बात। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस पार्ट को छोड़कर, जो खाली है इस पार्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ, तो ये सारा पार्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यस, ये हम निकाल देंगे। और आप लोग एक चीज़ जानते हो क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मेरे पास 1 होती है। अरे हाँ है ना, या तो होगा इवेंट या नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या होगा मेरे पास, कैन आई से दैट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। वही तो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सपोज आप इस इवेंट को ई मान लो आप थोड़ी देर के लिए, तो ई डैश क्या हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आपको फॉर्मूले को, क्वेश्चन को ब्रेक करना होगा और अपने सिंपल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। मतलब मुझे कुछ और नहीं, मुझे सिर्फ ये निकालना है और मैं इसको निकाल लूँगा इजीली, क्योंकि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी पता है, पी ए पता है, पी बी पता है। निकाल दो चलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये इधर माइनस आएगा, बस याद रखना है। ए प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास 1/, माइनस 1/8 सोल्व कर दो। 8 4 2 जा, 2 4 जा और 8 1 जा, तो 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5/8। कैन आई से दैट कि 5/8 को यहाँ पुट कर दूंगा। जैसे पुट करूंगा मेरे पास ये निकल के आ जाएगा। तो 1 माइनस 5/8 इज इक्वल टू वॉट, 3/8 आ गया आंसर। यस और नो, सिंपल क्वेश्चन है। आपको मेन चीज़ क्या है, इस पर फोकस करना है, नोट ए एंड नोट बी। मतलब इसको मैं ए बी डैश लिखूंगा और बी डैश लिखूंगा। मतलब इस नोट मुझे ना ए चाहिए ना बी चाहिए, डायग्राम से प्रेजेंट कर लिया, समझ में नहीं आया तो फिर हमने इसको ब्रेक कर लिया इस तरीके से। अगर डी मॉर्गन लॉ पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा फिर मेरे पास। ठीक है, नोट डाउन करना भी, ठीक है। आप और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। एक भी वो नहीं, क्या कह रहे हो, क्या किस एक वीडियो भी अपलोड नहीं करी सर आप। वो कल हो जाएगी वीडियो अपलोड, कल हो जाएगी। अभी एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा था ना मेरे को, इसलिए हो जाएगी नहीं सर? कल हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट छोड़ो, सर वो ठीक होगी वो वीडियो? वो पहली वाली वीडियो नहीं हुई। अरे सर अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या बोल रहा है, समझो ए डाई इज टोस्ड थ्राइस। अगर मैंने एक डाई को 3 बार टोस किया, अगर मैंने एक डाई को 3 बार टोस किया, तो पहली बात ये बता दो कि इसमें टोटल कितने आउटकम्स बनने वाले हैं। 216, नाइस, 216। तो इट मीन्स व्हाट भाई, बिकॉज 6 की पावर क्यूब, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओड नंबर जो है आपके पास एटलीस्ट वंस आना चाहिए, कम से कम एक बार आना चाहिए, एटलीस्ट वंस। एक बात सुनो, अब
कम से कम एक बार ओड नंबर। अब ध्यान सुनो इस क्वेश्चन को। अब एक बात सोचो, आप जब डाइस फेंकोगे 3 बार डाइस फेंको तो पहला जो आउटकम होगा वही तो होगा 1 1 1। भाई सपोज आपने पहले डाई फेंकी 1 आया, दूसरा डाई फेंकी आपने तब भी 1 आ गया, पहला आउटकम ये तो होगा 1 1 1। अगला आउटकम क्या होगा मेरे पास 1 1 2, अगला आउटकम क्या होगा मेरे पास 1 1 3। तो इस तरीके से मेरे पास केस चलते जाएंगे, 216 केस बन जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। जब इट मीन्स, अब मैं इसको समझाता हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कैसे। आपके पास 3 केसेस बन रहे हैं, या तो पहले डाइस का, ये पहले डाइस का है, ये दूसरी डाइस का और ये तीसरी डाइस का। आपको क्या चाहिए? एटलीस्ट वंस, एक बार कम से कम आपको ओड नंबर चाहिए। अब कम से कम एक बार, 2 बार भी आ सकता है ओड नंबर और 3 बार भी आ सकता है। तो ओड नंबर मेरे पास कम से कम एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है और 3 बार भी आ सकता है। बाकी बचा क्या मेरे पास? क्या पता एक बार भी ना आए, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई 3 तो केस मेरे पास, टोटल 4 केस बनने वाले हैं। या तो ओड नंबर मेरे पास एक बार भी नहीं आएगा, या फिर मेरे पास ओड नंबर 1 बार आएगा, या फिर ओड नंबर 2 बार आएगा, या फिर ओड नंबर 3 बार आएगा। इन 4 के अलावा कोई केस बन सकता है क्या? अगर ओड नंबर 1 बार आया तो इवन नंबर कितनी बार आएगा मेरे पास? 2 बार आ जाएगा। अगर ओड 2 बार आया तो इवन कितनी बार आ जाएगा? 1 बार। और ओड 3 बार आया तो इवन कितनी बार आएगा? और ओड 0 बार आया तो इवन कितना आ जाएगा मेरे पास? तो यही तो केस बनने वाले हैं। मेरे पास कभी भी, याद रखना, मेरे पास अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, कैसे? एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट, एटमोस्ट थ्राइस, तो मैक्सिमम आपके पास एक ही प्रोबेबिलिटी लगती है इसके अंदर कि प्रोबेबिलिटी या तो होने की संभावना या फिर ना होने की संभावना इज इक्वल टू 1। कैसे यूज़ करेंगे आप समझो। मैं क्या कह रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल इवन नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल इवन नंबर्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टाइम ओड, एटलीस्ट 1 ओड इज इक्वल टू 1। चेक करो जरा मैं क्या लिखा। अब गेटिंग ऑल इवन, क्या मैं कह दूँ गेटिंग ऑल इवन? मेरे पास यही वाला केस हो गया। और कम से कम एक बार ओड आना चाहिए, तो कम से कम एक बार ओड आ गया तो ये तीनों के तीनों केस आगे नहीं आगे इसके अंदर? कम से कम एक बार ओड आएगा, या मैक्सिमम 2 बार या 3 बार। ये तीनों केस इसके अंदर आ गए नहीं आ गए? यस, इसके अंदर तीनों आ गए। अब इसको गेटिंग ऑल ओड लिख लो, या फिर नो ओड, या तो गेटिंग ऑल इवन या गेटिंग नो ओड, कैसे लिख लो। बात तो बराबर पड़ रही है? यही चीज़ आपको समझनी है कि आपके पास जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एटलीस्ट वंस वाले, सिर्फ इस स्टेटमेंट कन्वर्ट करना है। जैसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका काम हो जाएगा। तो मुझे तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टाइम ओड। आपके पास एक नंबर ओड आना ही चाहिए, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ओड। अब ये काम सिंपल हो गया, मतलब सारे के सारे मुझे इवन नंबर चाहिए। अब जरा बता दो मुझे इवन नंबर कितनी बार आएंगे यहाँ पे? इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकते हैं। तो 3 ही तो केस बन रहे हैं मेरे पास। 3 केस बन रहे हैं मेरे पास। पहले भाई मैंने सपोज डाइस फेंकी, तो आपके पास पहले नंबर पे 2 आ सकते नहीं आ सकता, और 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो 3 ही तो नंबर बन रहे हैं मेरे पास। इट मीन्स यस कि हमारे पास टोटल 3 केसेस बन रहे हैं, यहाँ पे इवन नंबर बन जाए। मुझे तीनों इवन चाहिए, तीनों इवन। तो यहाँ पे भी तो वही होगा कि या तो 2 आएगा या 4 आएगा, 6 आएगा। तो 3 केस इधर बन रहे हैं और 3 केस हमारे पास इधर बन रहे हैं। तो 3 3 9 9 3 27, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एंड मैं बताया था मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। इट मीन्स मेरे पास टोटल 27 केस ऐसे बनेंगे जिसके अंदर सारे के सारे नंबर्स इवन आएंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे कैसे नंबर्स बनेंगे मेरे पास इसके अंदर। ये जो